हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है बाकी के जो दो लॉज रह गए थे। सबसे पहला लॉ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था वो था बॉयल्स लॉ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में और गे-लुसाक्स लॉ के बारे में। टोटल 3 ही लॉज थे, तो मैंने उस फर्स्ट लॉ जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है। अब जो मैं करवाने लगी हूँ चार्ल्स लॉ से हम शुरू करेंगे। तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब जस्ट जहाँ वीडियो आपकी चल रही होती है, जैसे आप अगर फ़ोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो तो वीडियो के नीचे मेरी इमेज बनी होगी और साथ में आपको लिखा होगा शौर्या ग्रोवर और साइड में सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगी। मतलब नोटिफिकेशन का कहने का मतलब है भी वीडियो डल गई है अब आप देख सकते हो, तो वो सारी नोटिफिकेशंस, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे 2 लॉज रह गए थे हम उसे स्टडी करेंगे। चार्ल्स लॉ आता है सबसे पहला, सेकेंड लॉ होता है चार्ल्स लॉ, फर्स्ट लॉ हमने बॉयल्स लॉ कवर कर लिया था। तो हेडिंग डाल लीजिए चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट्स एक क्विक रिवीजन लेते हैं बॉयल्स लॉ की क्या थी। बॉयल्स लॉ में ये होता था भी हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे और हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखते थे। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखा गया तो ये देखा गया कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और फिर हमने वहाँ से P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 क्या है फॉर्मूला डिराइव भी किया था मैथमेटिकली। याद है, ये हमारा बॉयल्स लॉ होता था भी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं साथ ही साथ हम अमाउंट ऑफ गैस को यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखते हैं तो एक रिलेशनशिप निकाला जा सकता है प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। वो होता था बॉयल्स लॉ। और लॉज में मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी हम लॉ स्टडी करेंगे उसमें मैंने कहा था भी 3 क्वांटिटीज़ हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर। इन तीनों में से एक तो कांस्टेंट रखा जाएगा और जो 2 रह जाएंगे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकलेगा, और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखे जाएंगे। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के अंदर हम किसको कांस्टेंट रखेंगे? चार्ल्स लॉ के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर को क्या रखते हैं? हम कांस्टेंट रखते हैं। और मैंने आपको क्या बोला, और चीज़ क्या कांस्टेंट रहती है? एक तो अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहती है। अमाउंट ऑफ गैस या फिर मैं इसे नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकती हूँ, तो मैं इसे स्मॉल n से डिनोट भी कर सकती हूँ, है ना। मतलब ये भी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। अब खुद सोचिए, मैंने आपको बोला अभी 3 क्वांटिटीज़ है, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो कौन सी 2 रह गई? वॉल्यूम और टेम्परेचर ही रह गया। तो अब जो ग्राफ है वो किसके बीच में देखने को मिलेगा? वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच देखने, मतलब जो ग्राफ है और जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में देखने को मिलेगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में देखने को मिलेगा। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, चार्ल्स लॉ states that when pressure is kept constant, when pressure and आप ऐसे लिखना amount of gas is kept constant, a relationship is found between volume and temperature, which states that volume is directly proportional to, proportional का सीधा साइन लगा रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है? भी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसे मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? इसे मैं लिख सकती हूँ भी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा होता है चार्ल्स लॉ। ये तो इसकी क्या थी? स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था एक हम लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे इसके फॉर्मूला को। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से स्टेटमेंट लिखिए। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसको डिराइव करते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था अगर आप कोई भी लॉ भूल जाते हो तो आप क्या करो, आपको पता है भी आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT।
हमेशा उसको याद रखो, क्योंकि वो क्या है, वो हेल्प करता है हमें किसी भी लॉ को याद करवाने में। तो अगर हम कभी कुछ भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो मैंने बोला वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, उसे इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल्स टू के टी। अब देखो मैं कहती हूँ भी, आप कहते हो मैम वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, कैसे पता चलेगा? तो देखो आपको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। आपको पता है आपने किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, वॉल्यूम के बीच में निकालना है और टेम्परेचर के बीच में। तो प्रेशर को हम इसके नीचे ले जाते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू NR/P इंटू टी, मानते हो? और आपको पता है इस इक्वेशन को जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया था और के को इंट्रोड्यूस किया था, इसको इससे कंपेयर करो तो आपको क्या पता चलता है भी के की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, NR/P। P भी देखो कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ यही बोलता है ना भी प्रेशर कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी फिक्स्ड है और N भी क्या है, कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है भी के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। समझ पा रहे हो? और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों है, क्योंकि देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली V जो है वो NR/P इंटू टी के इक्वल है। मतलब V को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, V को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला। एक आपने ये भी ध्यान रखना होता है भी जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। आगे जाके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, V इज इक्वल्स टू के अब बाई टी होता है, मतलब के इंटू टी होता है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी V/T, V/T आ जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, चार्ल्स लॉ के लिए। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स कैसे? क्योंकि देखो के जो होता है वो V/T के इक्वल है, तो के किसके इक्वल होगा, V1/T1 और के किसके इक्वल होगा, V2/T2। तो वो इनडायरेक्टली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इससे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं हमेशा हमने इसे केल्विन में ही लेना होता है। हमेशा यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे हम केल्विन में ही कंसीडर करेंगे। अगर आपको बाय चांस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाता है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला भी होता है, उसके लिए फॉर्मूला भी होता है, वो आपको बताऊंगी। लेकिन वो फॉर्मूला पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल सारा का सारा इसी फॉर्मूला बेस्ड पर आता है। मैं वो बता ज़रूर दूंगी क्योंकि उससे जो है एक हमारी डेफिनेशन है जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, वो लिंक्ड है। तो मैं उस फॉर्मूला को भी बता दूंगी ताकि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन जो कि पेपर में पूछी जाती है आप इजीली बता पाओ। तो अभी के लिए आपको ये याद करना है भी चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है, भी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइड हटाने के लिए हमने के इंट्रोड्यूस किया। के क्या होता है, V/T होता है, यानी कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ठीक है। और साथ ही साथ हमने आइडियल गैस इक्वेशन से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है वो भी देख लिया, भी वो फर्दर किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू कम होगी, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ अगर आप के की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और फिर देखते हैं उनका ग्राफ कैसे होता है। प्रीवियस केस में भी बॉयल्स लॉ में भी मैंने ग्राफ ड्रॉ करवाया था, इसमें भी बनाएंगे। तो आप फटाफट से डेफिनेशन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, जब मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ ना तो देखो मैंने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर मैं ले रही हूँ वॉल्यूम, यहाँ पर ले रही हूँ टेम्परेचर। आपके सामने वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम को हमने किस एक्सेस पे लिया, Y एक्सेस पे, और टेम्परेचर को किस एक्सेस पे लेंगे, हम X एक्सेस पे ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ Y इज इक्वल्स टू mx, है ना। और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या है, ओरिजिन से ओरिजिनेट होती हुई स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, और ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारी स्लोप। ये क्या हो जाती है, हमारी स्लोप हो जाती है, जो किसकी इक्वल होती है, के की इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है, और इस ग्राफ को और हम क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोबार। इसे हम बोलते हैं आइसोबार। आइसो का मतलब आपको पहले भी बताया था, सेम होता है, और बार जो होती है वो प्रेशर की क्या होती है, यूनिट होती है।
तो आप देखो चार्ल्स लॉ के अंदर मैंने पहले ही बोला था कंडीशन यही थी भी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा प्रेशर जब कांस्टेंट होगा उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोबार। तो ये कौन सी स्टेट है, ये आइसोबारिक स्टेट है जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप निकाला जाता है प्रेशर को कांस्टेंट रख के। ठीक है, तो आपको क्या होगा पेपर में दे दिया जाएगा भी आइडेंटिफाई द ग्राफ विच शोज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आप देखोगे आइसोबार क्या होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा किनके बीच में रिलेशन निकलेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्राफ को आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट 2 ग्राफ है, एक तो क्वेश्चन ही है जैसे प्रीवियस में मैंने आपको करवाया था सेम वैसा क्वेश्चन है। मैं इसको इरेज करके यहाँ पर बनाती हूँ, देखना। हाँ जी, मैं यहीं पर ड्रॉ कर रही हूँ। देखो आपने यहाँ पर लेना है वॉल्यूम, यहाँ लेना है टेम्परेचर। अभी ये बोर्ड थोड़ा गीला है इस वजह से आपको लाइट दिख रहा होगा। ऐसे मैंने क्या किया, 3 स्लोप बना दी हैं। ठीक है, ये है P1, ये है P2, ये है P3। मैं आपसे पूछती हूँ आप अरेंज करो P1, P2, P3 को एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, भी किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अभी आपको बता के हटी हूँ भी जो V होता है वो KT के इक्वल होता है। V जो होता है वो KT के इक्वल होता है और K जो होती है वो स्लोप होती है। और आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था भी PV होता है NRT के इक्वल, PV होता है NRT के इक्वल। तो प्रेशर को अगर नीचे ले जाऊंगी V इज इक्वल्स टू NR/P इंटू T हो जाएगा। और ये जो वैल्यू ये क्या होती है, K होती है। इसका मतलब क्या है, K इज इक्वल्स टू NR/P, मतलब K जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। अभी बता के हटी थी ना आइडल गैस वाले केस में। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली है। तो देखो इसकी स्लोप क्या है, ज़्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो अगर इसकी स्लोप ज़्यादा है तो ये वाला प्रेशर सबसे कम होगा। उसके बाद कौन सा प्रेशर होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा होगा, ये होगा। क्योंकि इसकी स्लोप सबसे कम है तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें क्या ऑर्डर देखने को मिलता है, P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड इट इज़ ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन भी याद करना है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस केस में भी ये ग्राफ ऐसा क्वेश्चन करवाया था, इस वाले के अंदर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। वीडियो को पॉज करोगे स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट करोगे। अब अगर स्टूडेंट्स आपको लॉग की टर्म में दे दिया जाए ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं कहूँ B, यहाँ पर देखो हमारा क्या होता है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू KT। तो सारे का मैं लॉग करूँगी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, सारे का लॉग करूँगी, क्या हो जाएगा, log V इज इक्वल्स टू log K प्लस log T। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो log T जो है वो x एक्सिस पे होगा और यहाँ पर आ जाएगा K डैश, इसको K डैश लिख देती हूँ log K को। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा, भाई यहाँ पर आ गया log हमारा V, यहाँ आएगा log हमारा T और ये K डैश का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेप्शन। यहाँ तक ही बनेगा K डैश। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा log K की स्लोप, ये होगी हमारी स्लोप, ये होगा log K। तो इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। और ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा, और ये जो थीटा होता है हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 करके। तो थीटा हमारा 45 डिग्री आ जाता है। ये जो एंगल है हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर आपको मैंने लिखा K डैश, यहाँ पर जो हमारी स्लोप है, स्लोप हमारी 1 है। ठीक है, ये आप कहोगे मैम कैसे, ये देखो बेटा क्या होता है, ये जो है बेसिकली ग्राफ का जो काम है ये आपको फिजिक्स में भी मैथ्स में भी देखने को मिलेगा और इवन केमिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं। ग्राफ से घबराना नहीं है। देखो अभी फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हो तो एक बार आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। लॉग करते हैं, अगर किसी को लॉग नहीं आती तो वो फिजिक्स की स्टार्टिंग में आपको लॉग करवाते हैं। ठीक है, तो यही होता है भाई लॉग V, इसका भी लॉग होगा, इसका भी लॉग होगा। इसको मैंने y एक्सिस पे लिखा है, इसको x एक्सिस पे। अब log K तो ऑलरेडी लिखी हूँ तो यहाँ K तो लिख नहीं सकती, इसलिए मैंने K डैश डिनोट किया। अब इंटरसेप्शन क्या होता है भी, इतना रीजन, ये तो अब स्ट्रेट लाइन तो पास होगी नहीं
क्योंकि लॉग की टर्म्स में है तो ये इंटरसेप्शन होता है। ये कंसेप्ट आपको मैथ्स वाले बहुत ईजिली समझा सकते हैं क्योंकि ये उनका टॉपिक है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप इसका ग्राफ याद भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो एंगल इनके बीच का बनता है ये भी याद कर लीजिएगा, 45 डिग्री बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होती है वो 1 के इक्वल होती है, और जो हमारा ये होता है ना स्लोप, ये स्लोप हमेशा tan थीटा होती है। जब tan थीटा 1 के इक्वल होगी तो थीटा डिग्री जो है हमारी कितनी आएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करोगे, घबराना नहीं, अगर नहीं समझ आए तो इसको याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार याद कर लोगे, रिवाइज करोगे तो पक्का हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अभी अगर डिग्री सेल्सियस का केस आपको दे दिया जाता है तो डिग्री सेल्सियस के केस में यही लिख देती हूँ। डिग्री सेल्सियस के केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो जो मैंने आपको प्रीवियस बताया V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, वो कब लगता है, जब टेम्परेचर केल्विन होता है। अब ये लगता तो तब है जब टेम्परेचर सेल्सियस होगा, लेकिन हम जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न भी बताऊंगी। तो आप पहले लिख लो VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस 1 प्लस T/273। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर लेना है ये डिग्री सेल्सियस के अंदर लेना है। वहाँ पर जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया था वो हमने केल्विन के अंदर ही लेना था, लेकिन यहाँ पर जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में है। अब देखो, अब जो टर्म होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो क्या होती है, और इसके अंदर ये जो सब चीज़ें हैं VT, V0, T, ये सब क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले आप फटाफट से इस ग्राफ को लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं इसे नोट करवाऊंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इस ग्राफ को नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको ये लिखवाया था, मैंने आपको बोला था भी अगर डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे। तो VT जो होता है हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पर, और V0 जो होता है V0 भी से हम बोलते हैं, ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो आपको कोई टेम्परेचर दे रखा है तो वहाँ पर आप उसका वॉल्यूम लोगे, उस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा, और V0 होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस टाइम पर जो वॉल्यूम होता है, और T जो यहाँ पर होता है ये होता है डिग्री सेल्सियस में जो आपको टेम्परेचर दिया जाता है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या है स्टूडेंट्स, मान लो मैं कहती हूँ जो T की वैल्यू है वो 1 है, T की वैल्यू 1 है, तो 1/273 किस क्या बोलते हैं, 1/273 को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी इसमें से ना हम एक टर्म है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसे डिराइव करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, मुझे खुद सोच के बताओ, VT किस केस में 0 हो सकता है, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का T डिग्री सेल्सियस में कब 0 होगा, ये तब 0 होगा जब टेम्परेचर हम लेंगे, जब T जो है हम लेंगे -273 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बोला था T को हमने क्या लेना है, डिग्री सेल्सियस में लेना है। तो अगर मैं T की जगह -273 लिखती हूँ तो देखो क्या आएगा, मुझे VT 0 करना है, कब होगा, V0 प्लस यहाँ अंदर आ जाएगा -273 अपॉन 273, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा V0 1 प्लस -1, ये हो जाएगा 0, 0 को V0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब VT कब होता है, जब टेम्परेचर हमारा कितना होता है, जब टेम्परेचर हमने लिया -273, और इस -273 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में चेंज करती हूँ, केल्विन में चेंज करूँगी तो -273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, किसी भी सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करते हो, जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 0 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब वॉल्यूम ऑफ गैस T डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इस डेरिवेशन मतलब सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने इस चीज़ को लिया है। और मैं आपको बोलती हूँ हम इस फॉर्मूला को क्यों नहीं लगा सकते, क्या रीज़न है इसको नहीं लगा सकते भी जब डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया है। तो रीज़न ये स्टूडेंट्स भी, अगर आपको वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे पता है आप तभी इस फॉर्मूला को लगाओगे, वरना आप इस फॉर्मूला को नहीं लगाओगे। वॉल्यूम ऑफ गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें नहीं पता होता, क्वेश्चन में वो नहीं देता, हमें सिर्फ वो टेम्परेचर और वॉल्यूम देगा तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको क्या करोगे, नोट कर लोगे। अब हम करने लगे हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V1T1 और V2T2 वाला, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। और जो प्रीवियस आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यूज़ मत करना क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, वो सिर्फ आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताने के लिए किया है। और बाय चांस ऐसी स्टेट आ जाती है भी उसको यूज़ करना पड़ता है, तो उस केस में आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो अगर आपको वो दे रखी है कंडीशन, मतलब आपको वैल्यू दे रखी है वॉल्यूम की, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट वैसे करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी आपको बताती हूँ, आप इस केस में भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आप पहले ही टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दो और फिर V1 T1 वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, देखो वो कहता है 20 ml ऑफ हाइड्रोजन, 20 ml हाइड्रोजन का है, यानी कि वॉल्यूम जो पहली गैस का कितना हमें दे रखा है 20 ml। ठीक है, मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो T1 है हमारा टेम्परेचर वो है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको हमने 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है, तो T2 हमारा है 35 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम बताइए क्या होगा, यानी कि V2 क्या होगा एट सेम प्रेशर, सेम प्रेशर पर। अब देखो उसने हमें स्टेट दे दिया है, अभी प्रेशर कांस्टेंट है, तो नया वॉल्यूम बताओ। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था इस फॉर्मूला को लगाने के लिए टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना होगा, तो ये डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ T1 है 15 डिग्री सेल्सियस, इसको टेम्परेचर को केल्विन में बदलेंगे, तो हमें जब भी सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो जो टेम्परेचर दे रखा है उसमें 273 ऐड कर दो। चेक करो 338 आ गया, तो ये 338 केल्विन है। अब जो T2 है हमारा वो कितना हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 में कितने जोड़ेंगे 273 जोड़ेंगे, 308 केल्विन। ये कितना हो जाएगा हमारा 308 केल्विन हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 308 केल्विन। अब देखो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन राइज करता है, क्वेश्चन हमारे ये राइज करता है, एक और चीज़, एक सेकेंड में चेक करती हूँ, 288 होगा, ये मैं गलती से 388 लिख बैठी, ये 288 केल्विन होगा। तो अब T1 T2 की जगह हमने केल्विन में लगाना है, V1 हमें दे रखा है 20, T1 हमें दे रखा है 288, V2 निकालना है और T2 दे रखा है 308। सो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ भी क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 21.38 ml, इसका आंसर आएगा 21.38 ml। ठीक है, V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है वो भी। वीडियो को पॉज करके आपने सारे क्वेश्चंस को नोट करना होता है स्टूडेंट्स, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर भी मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही है ज़्यादातर, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज का साइन लगा रही हूँ, आप लिख भी सकते हो, इन टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, वो कहता है भी क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा टेम्परेचर में अगर वॉल्यूम को हम 20% बढ़ा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में हम लेट करते हैं, मान लो V1 मैंने लेट किया 100 है, T1 भी मैंने लेट किया कितना है 100 केल्विन है, V1 है 100 ml और T1 लेट किया 100 है। ठीक है, अब हमें V2 उसने कहा है, V2 कितना परसेंट बढ़ गया 20%, 100 में 20% बढ़ने का मतलब 120। आपको बॉयल्स लॉ में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद है ना। तो अब इधर T2 निकालना है भी कितना परसेंट बढ़ा, पहले T2 निकालेंगे, तो क्या लगाते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। V1 कितना है 100, T1 कितना है 100, V2 कितना दे रखा है 120 और T2 कितना है निकालना है। तो यहाँ से T2 कितना आ गया, T2 आ गया 120। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल जो सबसे पहले था इनटू 100। चेंज कितना देखो, पहले 100 था, बाद में 120 हुआ, 20 आया, मतलब चेंज इनिशियल, मतलब पहले कितना था 100, इनटू का करना है 100, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज आया 20% इंक्रीज आया। एक और तरीका भी था इसको सॉल्व करने का। देखो मैंने आपको बोला था वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, अगर वॉल्यूम 20% बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली 20% ही बढ़ जाएगा। देखो तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी एक्स लेट मत करो, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी। हमेशा 100 लेके चलो, क्योंकि 100 है तो इजीली डिवाइड भी हो जाता है। तो पूरी की पूरी क्वांटिटी ले लो, भी V1 भी 100 है, T1 भी 100 है। अब वो कहता है 20% V1 बढ़ा है तो वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है लास्ट लॉ यानी कि गे-लुसाक्स लॉ के बारे में। तो वीडियो को पॉज करेंगे स्टूडेंट्स और इसको नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। देखो अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, बेसिकली ये लॉ बोलता है, देखो मैंने क्या बोला था, 3 क्वांटिटीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसमें से एक कांस्टेंट रखेंगे और बाकी दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो बॉयल्स लॉ में, जो बॉयल्स लॉ था, एक बार मैं बी से इसको लिख रही हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट था, रिलेशन निकाला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, इसके अंदर हमने क्या कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट किया, रिलेशन निकाला वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब हमारा आता है गे-लुसाक्स लॉ, इसके अंदर क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और रिलेशन निकालेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर गे-लुसाक्स लॉ के अंदर हमने क्या कांस्टेंट लेना है, वॉल्यूम को हमने लेना है कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट लेते थे हम, अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और रिलेशन किसके बीच में निकलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर के। तो आप लिख सकते हो गे-लुसाक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट अलोंग विद अमाउंट ऑफ गैस, देन अ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड दिस रिलेशनशिप स्टेट्स दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अब ये लॉ बोलता है भी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। बॉयल्स लॉ में कहता था प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, चार्ल्स लॉ में कहता था वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली हैं, और गे-लुसाक्स लॉ में भी प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली हैं। तो अब देखो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाती हूँ क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू KT हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स टू nRT है ना। अब देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू nR/V इंटू T। ये सारी की वैल्यू और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो K क्या है, K है nR/V, यानी कि K जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, और ये हमें ग्राफ में बहुत हेल्प करता है। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, P इज इक्वल्स टू KT, यानी कि K क्या हो जाएगा, P/T, यानी कि P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। ये हमारा है फॉर्मूला फॉर गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। तो गे-लुसाक्स लॉ ये बोलता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होती है तो प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशनशिप निकाला जाता है, और वो ये स्टेट करता है भी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर आपने आइडियल गैस इक्वेशन निकाल के K जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, अभी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जो आगे ग्राफ में भी हेल्प करते हैं। तो अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में स्टूडेंट्स, तो क्या ग्राफ होता है, देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए K को लेके आए, मतलब जितना P बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी स्लोप। और इसको, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस केस में मैंने आपको बता दिया, अभी हम उसको आइसोबार बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोकोर। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम को जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर सेम वॉल्यूम है तो हमें ये ग्राफ देखने को मिलेगा। और आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन मिलता है प्रेशर और टेम्परेचर में, तो ग्राफ मिलेगा प्रेशर और टेम्परेचर में। ये तो सिंपल सी स्लोप थी। अब ये वाली जो इस रिलेशन से हमने ग्राफ देखा है वो देखते हैं। देखो अब एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ प्रेशर और टेम्परेचर में। ये है मेरा V1, V2, V3। V1, V2, V3 में से ज़्यादा क्या होगा, देखो जिसका K ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसका K ज़्यादा है तो ये वॉल्यूम कम होगा, फिर V2, फिर V3। जो V3 है इसका K कम है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि K और V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब आता है लास्ट ग्राफ। लास्ट ग्राफ भी ऐसे ही बता देती है, लॉग वाला ही है, सेम एज प्रीवियस केस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा log P, यहाँ आ जाएगा log T, ये हो जाएगी इंटरसेप्शन K डैश, और ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगी हमारी स्लोप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये क्या थे, हमारे ग्राफ थे। अब आते हैं 2-3 क्वेश्चंस जो हम क्या करेंगे, इस लॉ से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, और यहीं पर फिर हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये लॉ का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों ग्राफ को बना लीजिए।
सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है एक क्वेश्चन, देखिए जो अभी हमने गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा है उस पर। क्या क्वेश्चन है, अ 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर का कंटेनर है, इज फिल्ड विद गैस, गैस से भरा हुआ है, टू अ प्रेशर ऑफ 2 atm। मतलब देखो जो V1 हमें दे रखा है, हाँ जी, जो हमें V1 दे रखा है 10 लीटर्स, ठीक है, और हमने इसको भरा है एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, 2 atm के प्रेशर पर, यानी कि P1 दे रखा है 2 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस। T1 दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 273, यानी कि 273 केल्विन। आगे देखो, व्हाट टेम्परेचर विल प्रेशर इनसाइड कंटेनर बी 2.50 atm। देखो वॉल्यूम मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, कितना वॉल्यूम है 10 लीटर है, तो वॉल्यूम सेम होता तो क्या कंडीशन लगती है, P1/T1 = P2/T2। उसने हमें बोला है P2 कितना हो जाएगा 2.50 हो जाएगा। सिंपल वो सा हमारा जो है क्वेश्चन है, हमें टेम्परेचर निकालना है। P1/T1 = P2/T2। P1 कितना है 2 atm, T1 कितना है 273, P2 कितना है 2.50 और T2 निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे स्टूडेंट्स, तो जो आपका आंसर आ जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, आपका आंसर T2 आ जाएगा 341 केल्विन, 341 केल्विन आ जाएगा। आप इसको फर्दर क्या है सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सेल्सियस में दिया है। तो आप क्या करते हो, अगर किसी सेल्सियस को कन्वर्ट मतलब करना होता है केल्विन में, तो उस टेम्परेचर में 273 ऐड करते हो, है ना। अब अगर हमें उसे केल्विन में बदलना है तो 273 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 341 - 273 किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब मैं इसको करूँगी कितना हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि 68 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, क्या था, P1/T1 = P2/T2 कर दो। P1 की वैल्यू 2 atm थी, T1 की वैल्यू कितनी आई 273 आई, T2 की निकालनी थी, P2 दे रखा था। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।